तक आपने इस कहानी में देखा कि माधव जब खेत में जाता है तो उसे वहां कोई भी अपने खेतों में काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। ये देखकर माधव थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर अपने खेत में काम करने लगता है। दोपहर को उसकी पत्नी खाना लेकर आती है और उसे खिलाकर वापस चली जाती है। इसके बाद माधव के बगल वाले खेत का मालिक बिल्लू वहां आता है, जो माधव को निराश देखकर उससे निराशा का कारण पूछता है। तभी माधव उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है। इस पर बिल्लू उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि जल्दी से अपना काम निपटा लो, मैं तुमको आज एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोनों जल्दी जल्दी काम निपटाकर बिल्लू के घर जाते हैं। अब आगे। भाई ये तो दाल के दाने जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो माधव भैया, पर ये कोई मामूली दाल के दाने नहीं है, ये मैंने दूसरे गांव से मंगवाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं बिल्लू भाई, आपने ये दाल के दाने दूसरे गांव से मंगवाए? हम तो खुद चावल और दाल की खेती करते हैं ना। भला यह एक बोरी दाल मेरी मेरी किस प्रकार से मदद कर सकती है? माधव भैया, जैसा मैंने कहा था, ये कोई मामूली दाल नहीं है। तुम जो मेरे घर में इतने सारे सामान देख रहे हो, ये सब इसी दाल की बोरी की बदौलत ही आया है। तो क्या ये कोई जादुई दाल है? कुछ ऐसा ही समझ लो माधव भैया। हमारी फसल हमेशा हर साल किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाती है, तो मैं कुछ बची हुई फसल में इस नकली फसल को मिलाकर बेच देता हूँ, जिससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। बिल्लू, ये दाल के दाने हमारे दाल के दानों से कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ माधव भैया, क्योंकि ये दाल उगाई नहीं बल्कि बनाई जाती है, यानी यह दाल नकली है। इसको अगर हम दूसरी दालों में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता कि यह मिलावटी दाल है, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। पर यह तो गलत है। ऐसे नकली दाल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है बिल्लू भाई। अरे हाँ, तो उसमें क्या है, हमें इसे बेचकर अच्छा मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब होती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर उसमें अपना नुकसान कराएं? नहीं बिल्लू, ये तो सरासर गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान के साथ नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता। माधव भैया, एक बार फिर सोच लो दिमाग से। यह दाल तुम्हें बहुत अमीर बना सकती है, बहुत अमीर। और तो और, इनके होते हुए अपनी फसल की ज्यादा चिंता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बिल्लू, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। चाहे कितना भी फायदा इसमें क्यों ना हो, मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या ही बोलूं माधव भैया। ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। ठीक है बिल्लू, अब मैं चलता हूँ। माधव बिल्लू के घर से निकल जाता है। माधव फिर से परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते माधव परेशान हालत में एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे ऐसी नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर में हुआ वही जो मेरी किस्मत को मंजूर था। फिर मेरी किस्मत दगा दे गई मुझे। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस कोस कर अपना काम निपटाता रहूं? माधव परेशान था और पेड़ के नीचे बैठे खुद से ही बातें कर रहा था। तभी वहां से जो बाबा गुजर रहे थे, वो माधव को परेशान देख उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? परेशान नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो ना, क्या परेशानी है तुम्हें? एक परेशानी हो तो बताऊं बाबा। अपनी किस्मत से बहुत परेशान हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा साथ कभी नहीं देती। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक किसान हूँ जिसका सारा संसार इस बाड़ी पर ही निर्भर है, और मैं पूरी ईमानदारी से
अपने खेत में काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ देती ही नहीं। कभी बारिश मेरी फसल को खराब कर देती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल के दाम कम हो जाते हैं। बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ और काम क्यों नहीं सोचते हो जिसमें तुम्हारा अच्छा मुनाफा हो? बाबा, मेरी पुश्ती किसानी करती आ रही है, और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। अगर इसी तरह से किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। और यही सोच रखकर तुम्हें आगे और मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी तो परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनकी भी तो देख सोच कर चलना पड़ता है ना। तो जिस तरह तुम परेशान हो, उस तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना। तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो। शायद सारे लोग मिलकर सोचो तो तुम सभी की समस्याएं दूर हो जाए। बाबा, मेरे अगल बगल वाले किसानों में से कुछ ने तो अलग ही रास्ता चुन लिया है, खेती से पैसे बनाने का। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा। तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता। मुझे वो सही नहीं लगता, सरासर गलत है। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग जो तुम्हें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूं? बाबा को बिल्लू की बात बता दूं क्या? इस तरह से तो वह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर ही रहा है। बता ही देता हूं, पर बिल्लू भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आखिर वो मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। हाँ बाबा, मेरी जान पहचान में जो किसान है, उनमें से एक किसान भाई बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? पर ऐसा क्या कर रहे हैं, जरा मुझे भी तो बताना। बाबा, आज मैं सुबह उनसे मिला था, और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनका भी खेती का ही काम है, जो हर साल मेरी तरह कुछ ना कुछ वजह से खराबी हो जाती थी। तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है। भला वो ऐसा क्या करते हैं बेटा जो तुम्हें करने में संकोच हो रहा है? बाबा, वो नकली दालों को असली दालों में मिला देते हैं। उन दालों को अगर आप अपने असली दालों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। नकली दाल? पर नकली दाल तो लोगों की जान ले सकती है ना। हाँ बाबा, इसलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही मुझे इसके लिए और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा वाह, क्या खूब बात कही तुमने। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि तुमने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि अभी तुम्हें शायद फायदा हो जाता, पर बाद में तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है। अगर मैं यह गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी गलत हो सकता है ना। हाँ बेटा, कभी कभी हमारी गलतियों की सजा हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें इस समस्या से निकालने में मदद कर दूंगा। हाँ बोलिए ना बाबा, मुझे क्या करना होगा? आपके सारे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप मुझे इस समस्या से निकाल दीजिए। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना, तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम बस उन्हें जाकर यह नकली दाल वाली बात बताओ, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, इस बारे में तो मैंने अपने परिवार वालों से नहीं पूछा। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो, उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यहीं मिलना। ठीक है बाबा, मैं अपने परिवार से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह बताता हूँ। माधव घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाकर बुलाता है। राधा, मैं खेत से आ गया हूं, जरा यहां आना तो
कुछ जरूरी बात करनी है। माधव की आवाज सुन राधा वहां आती है। जी कहिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ राधा, मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? मुझे और भी काम करने हैं। राधा, तुम तो जानती हो हमारी खेती से हमें इस समय कोई भी मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को आप बता रहे थे, वही ना? हाँ राधा, वही। पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई। आज जब तुम चली गई तो वहां एक मेरे किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मेरी मदद करने की सोची। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा है वैसा ही हाल उनका भी था, परंतु उन्होंने परेशानी से निकलने के लिए एक अलग रास्ता ढूंढ लिया है। ऐसा कौन सा रास्ता है जी? जरा मुझे भी बताइए, मैं भी तो सुनूं। राधा, जैसे हमारी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती है तो कभी सूखे की वजह से सूख जाती है, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब उन्होंने इस समस्या से निकलने का एक उपाय सोच लिया है। किसानों के पास जो बचा हुआ अनाज होता है ना, उसमें वो दूसरे गांव से हूबहू वैसा ही दिखने वाला अनाज मिला देते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेच देते हैं। वह अनाज दिखने में बिल्कुल असली अनाज जैसा लगता है, इसलिए उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता। बिल्कुल असली अनाज जैसा दिखता है वो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये राधा कि वो अनाज उगाए नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, जो काफी सस्ते दामों में मिल जाते हैं। उन्हें सस्ते दामों पर लेकर लोग खूब मुनाफा कमा रहे हैं। पर यह बनावटी अनाज तो खाने में जानलेवा साबित हो सकता है। ये तो बहुत गलत बात है जी। अपने मुनाफे के लिए किसी की जान ले लेना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ राधा, मुझे भी ये गलत लगा, तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देखता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है मुझे एक बार तुम्हारी भी राय ले लेना सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसा कमाना बहुत गलत होगा। आज तो हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह करना ही होगा। हाँ राधा, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती हो। फिर क्या था, राधा की ऐसी बातें सुनकर माधव का हौसला और भी बढ़ गया। अगली सुबह माधव बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है और ठीक उसी जगह पर पहुंचता है जहां वह कल बाबा से मिला था। आओ माधव बेटा, आओ। क्या तुमने वो काम किया जो मैंने कल तुमसे करने को कहा था? हाँ बाबा जी, मैंने अपनी पत्नी को इन सभी चीजों के बारे में बताया कि उनसे हमें कितना मुनाफा हो सकता है, लेकिन नकली अनाज का नाम सुनकर ही उसने कहा मैं एक बार भूखे रह सकती हूँ, पर मैं किसी के जीवन के साथ इस तरह खेल नहीं सकती। उसकी सोच में बिल्कुल मेरी तरह है बाबा जी। उसने भी यह गलत काम करने से साफ इनकार कर दिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी पत्नी की सोच भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, आप ही अब मुझे कोई नया तरीका बताइए जिससे मेरी समस्या दूर हो सके। हाँ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह तावीज देता हूँ। यह जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम किसी भी चीज में असफल नहीं होगे। इस तावीज में बहुत सारे साधुओं और देवी देवताओं का आशीर्वाद है। ताबीज देकर साधु वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उसी दिन से माधव अपने खेतों में मन लगाकर काम करता है। धीरे धीरे उसकी फसल उगनी शुरू हो जाती है और 1 महीने में ही उसके खेत में अच्छी फसल उग जाती है। दूसरी तरफ जो किसान अपने अनाजों में नकली अनाज मिलाकर बेच रहे थे, उन्हीं में से एक किसान बिल्लू के घर पर एक आदमी आकर बताता है कि जहां उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा था, वहां अनाज में मिलावट होने की वजह से
हॉस्टल में बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जिनमें उनका बेटा भी शामिल है। यह सुनकर बिल्ली को अपनी गलतियों का एहसास होता है। दूसरी तरफ माधव सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेतों को देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा था। उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी उसके पास एक सेठ आता है और उसकी फसल की क्वालिटी देखकर बहुत खुश होता है। वो सेठ माधव की सारी फसल खरीद लेता है, जिससे माधव को बहुत अच्छे फसलों की कीमत मिलती है। इस तरह अब माधव का परिवार अपने खुशी भरे जीवन बिताते हैं।